हेलो माय डियर, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री के पहला जो चैप्टर है सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसके एनसीईआरटी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। देखो, जीत का कोई शॉर्टकट नहीं होता बच्चों, सिर्फ मेहनत मेहनत और मेहनत ही इसका एक फॉर्मूला है, कोई शॉर्ट फॉर्मूला नहीं होता। इट्स क्लियर। अब आपको क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा ही उसमें आप मास्टर बन पाएंगे। ओके, नहीं तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, इनको कोच की आवश्यकता थोड़ी होती, लेकिन नहीं, इन्हें भी कोच की आवश्यकता होती है। बार बार जो इनको मेहनत कराता है, बार बार ये ध्यान दिलाता है कि आपकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है, आप अपनी कमियों पर ध्यान दो। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि आपको सिर्फ मेहनत करनी है, और तभी आप नीट या जेई या आईआईटी ये सब क्लियर कर पाएंगे। इट्स क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन व्हिच हैज 69.9% आयरन एंड 30.1% डाइऑक्सिन बाय मास। ओके, तो इसको आपको कैसे करना है, समझना है आपको। ये आपको जो कॉलम्स हैं इनको आपको ध्यान देना है। एलिमेंट पहले कॉलम में, दूसरे में मास परसेंटेज, तीसरे में एटॉमिक नंबर, चौथे में मास परसेंट अपॉन एटॉमिक नंबर, और पांचवें में सिंपलेस्ट रेशियो, एंड एट लास्ट होल नंबर। कैसे करेंगे समझाता हूँ। एलिमेंट, अपने पास कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं, एक तो आयरन दिया है, दूसरा डाइऑक्सिन, तो आयरन Fe और O, ये हमने उसके एलिमेंट लिख दिए। मास परसेंटेज कितना दे रखा है, 69.9%, किसका, आयरन का, तो लिख दिया 69.9, और डाइऑक्सिन का 30.1% दे रखा है, हमने यहाँ लिख दिया 30.1। इट्स क्लियर। नाउ उनके एटॉमिक नंबर, आयरन का लगभग 56 होता है एटॉमिक नंबर, और ऑक्सीजन का होता है 16। सॉरी, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास आएगा, एटॉमिक मास। ठीक, चेंज कर लेंगे आप भी। अब हमने क्या करा, 56 एटॉमिक मास है आयरन का, वो लिख दिया, एंड 16 होता है डाइऑक्सिन का, मतलब ऑक्सीजन का मान। अब मास परसेंट अपॉन एटॉमिक मास कर दिया आपने इस तरीके से, 69.9 अपॉन 56, ये सब आयरन के रखे, और मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन 30.1 डिवाइड बाय 16 उसका एटॉमिक मास, तो वैल्यू क्या आई 1.255, इसको डिवाइड करके और इसको डिवाइड करके आई 1.88। ओके, अब आपने क्या करना होता है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए, जो आपके पास मास परसेंट अपॉन एटॉमिक मास का जो रेशियो आया था, वो सबसे छोटा रेशियो कौन सा था, 1.25, ये वैल्यू थी। अब इस 1.25 से 1.25 को डिवाइड करेंगे, आल्सो 1.25 से 1.88 को भी डिवाइड करेंगे। तो ध्यान रखना है, जो सबसे छोटा होगा उससे डिवाइड करेंगे। तो 1.25 क्योंकि इन दोनों में छोटा है, तो 1.25 से ही 1.25 को डिवाइड किया, और 1.88 को भी 1.25 से। तो वैल्यू कितना है यहाँ पर, 1.25 डिवाइड बाय 1.25, 1 आ गया, 1.88 डिवाइड बाय 1.25, 1.5 आ गया। इट्स क्लियर। नाउ अब आप क्या करेंगे, 1.5 को हम होल नंबर में चेंज करेंगे। तो जनरली हम जानते हैं 1.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 3 हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। या ऐसे भी लिख सकते हो 1.5 को 3/2। अब क्या करेंगे, 2 से इसको भी मल्टीपल करेंगे, 2 से इसको भी करेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, इसको होल नंबर में बदलना है, तो हमको जितने से इसको मल्टीपल करेंगे उतने से इसको भी करना पड़ता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ मल्टीपल कर दिया तो 2 आ गया, यहाँ मल्टीपल किया तो 3 आ गया। तो इट मीन्स Fe के 2 एटम, O के 3 एटम, तो बन गया फॉर्मूला Fe2O3, ये बना इंपीरिकल फॉर्मूला। इट्स क्लियर टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution. मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट है 82.0245। अब पहले तो ध्यान रखना है कि गिवन क्या क्या है। मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, मोलरिटी। तो आपको मोलरिटी दे रखी है 0.375, ध्यान रखना मोलर एक्वस सॉल्यूशन यहाँ आएगा, मोलर। हाँ, तो मोलरिटी गिवन है। दूसरा मोलर मास दे रखा है सोडियम एसीटेट का, हमने लिख दिया 82.0245 ग्राम पर ml। ओके, ग्राम पर मोल सॉरी। अच्छा, अब हम मोलरिटी का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूट कौन होता है, ये ध्यान देना है, जिसका सॉल्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं नमक का सॉल्यूशन बनाता हूं तो कैसे बनाऊंगा, पानी में थोड़ा सा नमक मिलाऊंगा, स्मॉल क्वांटिटी। तो जो जिसकी स्मॉल क्वांटिटी होती है वो किसका तरह बिहेव करता है सॉल्यूशन में, सॉल्यूट की तरह बिहेव करता है। और जो लार्ज क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो जिसका सॉल्यूशन बोलूंगा, इट मीन्स वो उसमें सॉल्यूट है। नमक का सॉल्यूशन तो नमक सॉल्यूट। चीनी का सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, चीनी थोड़ी सी क्वांटिटी में पानी में मिलाएंगे, पानी लार्ज क्वांटिटी में होगा,
तो बन गया चीनी का सॉल्यूशन। तो वहां तो चीनी सॉल्यूट है ना, तो जिसका सॉल्यूशन वो सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा। सिमिलरली यहाँ सोडियम एसीटेट का सॉल्यूशन है, इट मीन सोडियम एसीटेट इज अ सॉल्यूट, और सॉल्यूट को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? N, तो NB मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो WB अपॉन NB से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने यहाँ NB की जगह रख दिया। और आल्सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 500 ml। तो 500 ml, चूंकि इसको लीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे, तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पर, ये 2 पर चला जाएगा, 2 WB अपॉन 82। अच्छा, ये MB की वैल्यू है 82, ओके, MB की वैल्यू 82 रख दिया आप। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई मिल गया, 15.38 ग्राम WB आ गया। WB मींस गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है यार? सोडियम एसीटेट, तो सोडियम एसीटेट का मास आ गया, यही पूछा गया था, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर in a sample which has a density 1.41 gram per ml and mass percentage of HNO3 is 69%. ओके, फिर से वही कहानी, मोल्स पर लीटर आया, क्वेश्चन मार्क कि भाई मोल्स पर लीटर क्या चीज होती है? मोल्स पर लीटर मतलब मोलेरिटी, तो मोलेरिटी हमें निकालनी है क्वेश्चन की। डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की 1.41 ग्राम, ये हमने लिख दिया। अच्छा, मास परसेंटेज ऑफ HNO3 69% है, इसका मतलब क्या होता है पहले ये भी समझना चाहिए। मास परसेंटेज ऑफ HNO3 इट मींस 69। अब अगर यूनिट में ग्राम लगाऊंगा तो कितने में? 100 ग्राम में। तो 69 ग्राम ऑफ HNO3 इन 100 ग्राम ऑफ किसके? सॉल्यूशन की। इट मींस 69 ग्राम HNO3 है और टोटल सॉल्यूशन का जो मास है वो है 100 ग्राम, ये ध्यान रखना है। तो मैंने वही काम किया, HNO3 का मास 69 ग्राम और सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम लिख दिया। ठीक, अब मैंने वहां WB क्यों लिखा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, B किसको रिप्रेजेंट करता है? सॉल्यूट को। HNO3 यहाँ क्या है? सॉल्यूट। क्यों? क्योंकि जो HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड है, उसी का तो सॉल्यूशन है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जिसका सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूट की तरह बिहेव करता है उस सॉल्यूशन में, तो इसलिए मैंने यहाँ B लगाया, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है HNO3, तो लिख दिया। समझ में आ रहा है? अब डेंसिटी हम जानते क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब चूंकि डेंसिटी सॉल्यूशन की दे रखी है तो मास भी सॉल्यूशन का रखूंगा और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का रखूंगा। तो डेंसिटी सॉल्यूशन की 1.41 ग्राम पर ml दे रखी है, मास सॉल्यूशन का हमने ये लिख रखा है 100 ग्राम, अपॉन वॉल्यूम निकालना है क्योंकि वॉल्यूम नहीं दे रखा। अब वॉल्यूम क्यों निकालना है? क्योंकि मोलरिटी है और मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी निकालने के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर चाहिए होता है ना, तो वॉल्यूम तो दे ही नहीं रखा, डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की। मास सॉल्यूशन का हमने निकाल लिया था 100 ग्राम, तो इससे हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, इनमें वॉल्यूम निकालना है। ओके, अब यूनिट से यूनिट कर गया, ग्राम से ग्राम, तो ml नहीं आ जाएगा यहाँ पर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आया हमारा ml में। अब मोलरिटी का फॉर्मूला फिर से, मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। NB कैसे निकालते हैं? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास NB, ओके, WB अपॉन NB। WB हमें HNO3 का मास दे रखा 69 ग्राम, हमने यहाँ लिख दिया। मोलर मास ऑफ HNO3 63, कैसा आता है? H का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 जा कितना हो गया? 48, इन सबको जोड़ देंगे तो 63 आ जाएगा। ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। तो 69 अपॉन 63 ये आ गया हमारा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 70.92, अभी हमने निकाला था डेंसिटी वाले फॉर्मूले से, ये ml में था, डिवाइड बाय 1000 कर दिया, लीटर में आ गया। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 15.44 मोल पर लीटर मोलरिटी आ गई इस HNO3 सॉल्यूशन की। इट्स क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का हमको एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। गिवन है परसेंट नेचुरल एबंडेंस ऑफ 35 क्लोरीन एंड 37 क्लोरीन, कितना है? 75.77 एंड 24.23। इनकी परसेंट ऑफ नेचुरल एबंडेंस है परसेंट में, और मोलर मास उनके दे रखे। सिंपल करना क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास जब भी निकालते हैं तो चूंकि एवरेज एटॉमिक मास किस केस में निकाला जाता है? जो आइसोटॉप की फॉर्म में रहते हैं। अब हर आइसोटॉप्स का अपना अपना परसेंटेज एबंडेंस होता है, इस संसार में कितना परसेंट पाएगा वो। तो Cl35 मतलब 35 Cl जो है वो 75.77% पाया जाता है। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो उसमें 35 क्लोरीन का इतना परसेंटेज होता है और 37 क्लोरीन का इतना परसेंटेज है। तो क्लोरीन जो एटम बना वो 35 क्लोरीन से भी बना और 37 क्लोरीन से बना। 35 क्लोरीन का उसमें कितना वेटेज है? 75.77%। तो इसका मतलब इस मोलर मास का इतना परसेंट 35 Cl है का है, हिस्सा है। तो हमने क्या करा, 35 Cl का मोलर मास कितना था? इतना, इंटू उसका परसेंट, कितना परसेंट टेक पार्ट करता है क्लोरीन बनाने में? 75.77%, डिवाइड, इतना हमने इसको परसेंट को चेंज कर दिया, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये परसेंटेज आ गई। इतना भाग कौन है?
35 Cl किसमें, क्लोरीन को बनाने में, और 37 क्लोरीन का कितना परसेंटेज, 24.23%, तो उसके मोलर मास का हमने 24.23% ले लिया, उसका इतना भाग जो है क्लोरीन बनाता है, तो दोनों को जोड़ दिया तो ये हमारा दोनों का मास जुड़ के इतना आया, ये आया हमारा जनरल जो क्लोरीन का हम मास लेते हैं, 35.5 ग्राम होता है क्लोरीन का मास, तो ये होता है मोलर मास। ओके, तो क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, परसेंटेज है, मास है, इस मास का इतना परसेंट निकालना है, आपको निकालना है, आता परसेंट कैसे निकालते हैं, बस ठीक है, ऐसे इस मास का इतना परसेंटेज निकाल दिया और दोनों को जोड़ दिया, वो एवरेज एटॉमिक मास हो गया। इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग, फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, सेकंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, थर्ड है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। तो जनरली हम जानते हैं जो इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6 होता है, और C2H6 को अगर हम तोड़ें तो 2 कार्बन प्लस 6 हाइड्रोजन में वो टूटेगा, इट मीन्स वो 2 कार्बन एटम्स और 6 हाइड्रोजन एटम्स देता है। जनरली हम ये जानते हैं कि अगर C2H6 के आगे कुछ नहीं है तो उसको 1 मोल माना जाता है। ओके, हियर 2 कार्बन का मतलब 2 मोल कार्बन, 6 हाइड्रोजन मीन्स 6 मोल हाइड्रोजन। ओके, तो इट मीन्स 1 मोल C2H6 गिव 2 मोल ऑफ कार्बन, 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो कितने मोल्स दे रखे हमें, 3 मोल्स ऑफ इथेन, देयरफॉर 3 moles of ethane gives 6 mole of carbon and 18 mole of hydrogen. It's clear? तो अब देखते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम पूछे गए हैं, तो सीधी सी बात है 3 मोल्स के पास कितने कार्बन एटम है, 6 मोल ऑफ कार्बन एटम। सेकेंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए इट्स क्लियर, तो सिंपल है। अब जो तीसरा पार्ट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन पूछा गया है। जनरली हम जानते हैं कि एक मोल किसी भी गैस के या पार्टिकल्स के कितने पार्टिकल्स रखते हैं, सॉरी जनरली हम जानते हैं कि एक मोल्स में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 into 10⁻23, ये एवोगैड्रो नंबर्स होते हैं। इट्स क्लियर। तो बिकॉज ऑफ हमारे पास 3 मोल्स ऑफ इथेन गिवन है, देयरफॉर 3 मोल्स कंटेन 3 into 6.022 into 10⁻23, दैट इज 18.066 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। यहाँ हम मॉलिक्यूल्स लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इथेन क्या है, मॉलिक्यूल है। अब 3 मोल मॉलिक्यूल कितने होंगे, कितने मॉलिक्यूल, 18.066 into 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। हम जानते हैं प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। जो एसआई में यूनिट होती है वो पास्कल होती है, ठीक है, दे रखा है 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर की पावर -2। इफ मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट प्रेशर इन पास्कल। तो सी लेवल पर जो मास है एयर का वो है 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना मास है, किसका, एयर का, कब, सी लेवल पर। तो हम जो प्रेशर है वो वेट की टर्म्स में मेजर करेंगे, और वेट क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, m इनटू जी। जो देखिए समझना है, जो प्रेशर हमारे ऊपर गैस का है, क्यों है गैस का प्रेशर हमारे ऊपर, क्योंकि गैस का क्या है, पार्टिकल्स हैं गैस में, और उस गैस के पार्टिकल्स का मास है, वो सारा का सारा मास हम पे क्या डेवलप कर रहा है, अपना वेट। उनका वेट हमारे शरीर की, हमारी बॉडी के ऊपर लग रहा है, इसलिए हमारे पर गैस का प्रेशर है। इट्स क्लियर। तो यही चीज है, हम जो प्रेशर मेजर करेंगे वेट की टर्म्स में करेंगे, तो वेट इक्वल टू mg होता है। अब हमें दे रखा है सी लेवल 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूंकि जो पास्कल में हमें मेजर करना है और वो एसआई यूनिट में मेजर किया जाता है, तो ग्राम को हमें चेंज किसमें करना है, किलोग्राम में, बाय डिवाइडिंग 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया। सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो सेंटीमीटर को भी हमें मीटर में चेंज करना है, एसआई में लेंथ मीटर में मेजर की जाती है, तो क्या करेंगे, अब सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 into 100 कर देंगे, क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10 की पावर -2 मीटर। इट्स क्लियर। तो अब चूंकि सेंटीमीटर स्क्वायर आया तो हमने क्या करा, 100 into 100 कर दिया। इट्स क्लियर टू ऑल। तो ये किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया मास, इनटू जी। जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये रख दिया हमने। इट्स क्लियर, ये तो ऐसा ही नहीं है। अब दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे 1034 इंटू 9.8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10133.2 आएगा, और यहाँ ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो बचा 10, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। इट्स क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस विद देयर मल्टीपल्स। ओके,
अब हमें पता होना चाहिए कुछ चीज, तो आपको याद होनी चाहिए। एक माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻6 मीटर। तो एक माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6। इट्स क्लियर। और एक डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं? एक डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। आपने पढ़ा होगा किलो, हेक्टो, डेका, फिर मीटर आया, तो हर के बीच में 10 का गैप होता है। ओके, तो एक डेकामीटर में कितने मीटर हो गए? 10 मीटर। इट्स क्लियर। अब आई बात मेगा। एक मेगा में कितने मीटर होते हैं? एक मेगा में 10⁻6 मीटर होते हैं। इट्स क्लियर। एक मेगाबाइट पढ़ा होगा आपने, 10⁻6 बाइट। ओके, गीगाबाइट 10⁻9। एक गीगाबाइट में 10�9 बाइट होते हैं। और फेम्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻15 मीटर। इट्स क्लियर। तो आपको थोड़ा याद करना है। अब मैं इनकी जो एक्चुअल वैल्यू इसके सामने रखता हूँ, तो माइक्रो में कितने हो गए? 10⁻6, ये एक्चुअल है। डेका में 10, मेगा में 10⁻6, गीगा में 10⁻9 और फेम्टो में 10⁻15। इट्स क्लियर टू ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ गिवन नंबर द लास्ट डिजिट, अच्छा सॉरी, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर? क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर? तो जनरली सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? हमारे पास कोई एक नंबर है, उस नंबर में जो लास्ट का डिजिट होता है वो अनसर्टेन होता है, और उससे पहले के जितने भी होंगे वो सब सर्टेन नंबर होते हैं। तो सर्टेन प्लस लास्ट का अनसर्टेन, टोटल कितने नंबर्स हैं? वो नंबर्स हमारे सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल 1.587 हमारे पास, इसमें टोटल 4 डिजिट्स हैं, जिसमें लास्ट का 7th क्या अनसर्टेन है, उसको भी काउंट करेंगे तो टोटल 4 आ गए। तो 4 हमारे क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो इस नंबर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो इन अ गिवन नंबर द लास्ट डिजिट इज डाउटफुल व्हाइल अदर आर सर्टेन डिजिट्स, देयरफॉर ऑल द सर्टेन डिजिट्स एंड डाउटफुल डिजिट्स कॉरस्पॉन्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, ये इसकी डेफिनेशन है और मैंने एग्जांपल आपको समझा दिया। अब आपको समझाता हूं लास्ट की डाउटफुल क्यों होती है। मान लीजिए सबसे पहले इन्वेंशन हुआ किलोमीटर स्केल का, तो हमने किलोमीटर स्केल लिया, उससे हमने कोई लेंथ नापी, तो वो 2 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा आई, थोड़ा सा ज्यादा। तो आप जनरली क्या कहेंगे, क्योंकि आपके पास मेजरिंग स्केल तो था ही नहीं, आपने क्या बोला? 2 किलोमीटर। लेकिन उससे तेजाब है ना, तो एग्जैक्ट नहीं है। तो वो जो 2 किलोमीटर आपने बोला, वो 2 अपने आप में क्या हो गया? डाउटफुल हो गया, क्योंकि आपके पास मेजरिंग स्केल ही नहीं था। अच्छा, अब आपके पास आ गया मीटर स्केल, मान लिया उसके बाद इन्वेंशन हुआ मीटर में, तो वो आया 2 किलोमीटर और 200 मीटर बन गया, मान लीजिए वो लेंथ। पता लगा कि वो थोड़ा सा मीटर से भी ज्यादा थी, थोड़ा। अब चूंकि आपके पास मेजरिंग स्केल थी नहीं, तो आपने क्या कहा? 2200 मीटर। तो लास्ट का जो 0 डिजिट है वो अनसर्टेन है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा थी या थोड़ा कम थी। अब चूंकि मेजरिंग डिवाइस उससे कम नापने वाली थी नहीं हमारे पास, तो हम तो वही बोलेंगे ना, 2200 मीटर। ओके, अच्छा, अब हमारे पास सेंटीमीटर स्केल आ गया। तो ऐसे ही करते करते क्या हुआ, जो पहली वाली है वो तो सर्टेन होती गई, जैसे 2 किलोमीटर सर्टेन हो गया, फिर 200 आ गया, 200 का 2 और 0 जो हो गया वो सर्टेन हो गया, लास्ट का 0 अनसर्टेन हो गया। तो जैसे जैसे हमारे पास और छोटी मेजरिंग स्केल बनती जाएंगी, तो शुरुआत की जो भी हमारी डिजिट्स है वो सर्टेन होती जाएंगी, और लास्ट की हमेशा अनसर्टेन ही रहेगी। क्यों? क्योंकि उससे नीचे की डिवाइस उसको और क्लियरिफाई करेगी। तो समझ में आ गया होगा सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। अच्छा, अब इसके कुछ रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के, आपने पढ़े होंगे, तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप यहाँ समझ लेंगे। देखिए, ये जनरल मैंने बताया था जिसमें नॉन जीरो नंबर है, तो ऑल जो नॉन जीरो नंबर है वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो 1 2 3 4 टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। अच्छा, जीरो आफ्टर नॉन जीरो नंबर ऑलवेज भी सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, और ये भी काउंट हो जाएगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, जीरो इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है। यहाँ देख लीजिए 1 2 3, ये भी काउंट हो गया, 4 ये 5। इट्स क्लियर। अच्छा, ये भी समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे भी वही 5 है, देखिए ये भी जीरो जो है बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स है। अच्छा, जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स, वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, बस ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, ये जीरो नहीं काउंट होगा, टोटल 4 डिजिट्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म, द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm बाय मास। मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें क्लोरोफॉर्म
की कुछ इम्प्योरिटी मिली हुई है, ओके, सीधी सी बात। और जो कंटामिनेशन का लेवल है वो 15 ppm बाई मास है, ओके, 15 पार्ट्स पर मिलियन क्लोरोफॉर्म मिली है ड्रिंकिंग वाटर सैंपल में। एक्सप्रेस इन परसेंट बाई मास, तो जो इस ppm को आपको परसेंट में एक्सप्रेस करना है, पहला। दूसरा है डिटरमाइन मोलेलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल, दूसरी आपको निकालनी है मोलेलिटी। तो चलिए पहला, सबसे पहले तो देखो दिया क्या क्या है। तो क्लोरोफॉर्म का मास दे रखा है, कितना है 15 ppm बाई मास। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लोरोफॉर्म है 15 ग्राम कितने में, 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मिलियन, ओके, 1 मिलियन मतलब 10 लाख ग्राम, 10 लाख ग्राम, ओके। तो ये सॉल्यूशन का टोटल मास है, उसमें कितना क्लोरोफॉर्म है 15 ग्राम, ओके, इसको आप इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो 15 ग्राम हो गया हमारा क्लोरोफॉर्म का मास, और मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 10 की पावर 6 ग्राम, ये 1 मिलियन आ गया हमारा, ठीक। अब परसेंट कैसे निकालते हैं, जनरली आप जानते हैं, परसेंटेज निकालना है तो मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का परसेंटेज निकालना है तो क्लोरोफॉर्म का मास ऊपर, टोटल मास नीचे इनटू 100। सिमिलरली 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म दे रखा, 15 ऊपर रखा, टोटल मास कितना 10 की पावर 6 ग्राम, टोटल कौन है सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का मास रखेंगे 10 की पावर 6 इनटू 100 से मल्टीप्लाई करा, ये परसेंटेज आ गया। तो जब से कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 इंटू 10 की पावर -3% आ गया। इट्स क्लियर। दूसरा आता है मोलेलिटी निकालना है। अब जनरली हम जानते हैं मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ भी हमने वही किया है, एनबी जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यूए होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इट्स क्लियर। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इट्स मोलर मास, एमबी है ना, डब्ल्यूबी अपॉन एमबी। अच्छा एमबी जो मोलर मास होता है क्लोरोफॉर्म का, आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 119.5 आएगा, ओके। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5। अब बिकॉज 3 क्लोरीन से 20 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे 35.5 को, तो टोटल मास हमारा 119.5, ये आ गया मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। अच्छा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, अब आपको पता है सॉल्यूशन का वेट है 10 की पावर 6 ग्राम, सॉल्यूट का है 15 ग्राम, तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सॉल्वेंट का आएगा, तो 10 की पावर 6 में से 15 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब वेट ऑफ सॉल्वेंट ये ग्राम में आएगा क्योंकि ग्राम में था ना, तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे हम, तो केजी में चेंज हो जाएगा क्योंकि हमें केजी चाहिए। इट्स क्लियर। अब 10 की पावर 6 हो गया 1 मिलियन, और 1 मिलियन का मतलब हो गया 10 लाख ग्राम, तो 10 लाख हो गया। तो 10 लाख में से अगर 15 को सब्ट्रैक्ट करें तो लगभग 10 लाख के बराबर ही आता है, इसलिए इसको आपने नेग्लिजिबल मान लिया, 15 को हटा दिया तो 10 की पावर 6 ही रहा। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे आप, तो 1.25 × 10 की पावर -4 आ जाएगी मोलेलिटी, ओके। छोटा m से रिप्रेजेंट करते हैं मोलेलिटी को, तो समझ में आ गया होगा। ये इसको 15 को डिवाइड करेंगे 119.5 से, तो आंसर आएगा 1.25 × 10 की पावर -1। और 10 की पावर 3 से 10 की पावर 6 गया तो 10 की पावर 3 बचेगा, तो 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 हो जाएगा, और 1.25 इंटू 10 की पावर -1 पहले था, इंटू 10 की पावर -3 और आ गया, तो टोटल हो जाएगा 1.25 × 10 की पावर -4। इट्स क्लियर। तो दिस इज द मोलेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन होता है कि हमको n इंटू 10 की पावर n की फॉर्म में लिखना, मतलब 10 की पावर की फॉर्म में लिखना, एक तो ये पार्ट होना है। दूसरा, ये जो पॉइंट होना चाहिए, ये एक पहली नॉन डिजिट नंबर के बाद ही डेसिमल लगना चाहिए। तो जनरली हम इसको क्या करते हैं, समझाता हूं। ये 4 है, पहला हमारा नॉन जीरो डिजिट, उससे पहले जीरो है, तो हमने क्या कर देना, पॉइंट को खिसका के 4 पॉइंट कर देना, मतलब पहले नॉन जीरो डिजिट आना चाहिए, फिर उसका पॉइंट आना चाहिए। इट्स क्लियर। अब क्या 0.0048 4.8 के बराबर हो सकता है? नहीं, 4.8 तो बड़ा है। बात समझ में आ रही ना? तो अब यहाँ समझना है 10 की पावर कैसे लिखना है। तो हमने देखा पॉइंट कितना प्लेस किसका है, 1 2 3, 3 प्लेस किसका है, तो मैंने यहाँ 3 रख दिया, ठीक। अब ये था 0.0048 बहुत छोटा, और 4.8 हो गया बड़ा, तो बराबर तो हो ही सकता, तो इसको इसके बराबर लाना है तो क्या करूंगा, छोटा करूंगा, यहाँ माइनस कर दूंगा। समझ में आ गया? तो सिंपल है कि अगर पॉइंट को अगर राइट साइड में मूव कराते हैं तो पावर माइनस की फॉर्म में लिखी जाती है, अगर लेफ्ट की ओर को मूव कराएंगे पॉइंट को तो पावर प्लस की फॉर्म में लिखी जाएगी। लेकिन कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता, भूल जाते हैं वहां पे, तो जनरल है। आप यहाँ देखेंगे, आपने कितना प्लेस किसका है, 1 2 3 प्लेस, तो 10 की पावर 3 करा, -3 पर ध्यान मत दो, -3 पे हटा देता हूँ फिर से, 1 2 3 पॉइंट किसका है, तो 10 की पावर 3 कर दिया। अब 4.8 कर देंगे इसको, ठीक हो गया, क्योंकि पॉइंट खिसका दिया हमने। अब समझना है कि 0.0048 क्या 4.8 के बराबर हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ बराबर लिखा है, नहीं ना, 4.8 बड़ा है ना,
तो इसको बराबर कैसे करेंगे, 4.8 को कम करेंगे तो कैसे कम का मतलब माइनस कर देंगे। अब तो और क्लियर हो गया आपको। चलिए दूसरे से और बढ़िया कर समझ में आएगा। फिर वही हमने करना है, मैंने कहा था कि आप पहले नॉन जीरो डिजिट लिखेंगे, फिर पॉइंट लगा देंगे, फिर इसको 34000 ऐसे लिख देंगे। लिख दिया हमने। अब इसमें तो कहीं डेसिमल था ही नहीं, तो जब कोई ऐसी डिजिट होती है इसमें डेसिमल होता नहीं है तो डेसिमल को हम लास्ट में मानते हैं, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.00 करके। समझ में आ रहा है ना, तो लास्ट में पॉइंट लगता है तो उसका चाहे वो लगाओ या ना लगाओ बात ही। तो अब आप देखेंगे हमने कितना प्लेस किसका है, तो पॉइंट लास्ट में था तो 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर मैंने कर दिया 5। अभी समझते रहना, यह है 234000, इसका मतलब 2,34,000 हो गया, तो यह 2.34, क्या बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, ये तो लाख में है, ये 2.34, तो इसका मतलब ये बराबर तभी होंगे जब पावर हम प्लस रखेंगे। इसे बड़ा करना है ना, तो बड़ा करेंगे पावर को हम प्लस करेंगे। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला, इसमें भी ऐसी पॉइंट का था, लास्ट में क्या करा मैंने 8.008 इंटू 10 की पावर कितना होगा 1 2 3 प्लेस किसका है, तो मैंने 3 कर दिया। अब प्लस करना माइनस वही समझ लेना, ये 8008 है 8008 और ये 8 पॉइंट तो छोटा हो गया ना, इसको इसके बराबर तभी रख सकते हैं जब इसको बड़ा करेंगे। बड़ा कैसे करेंगे, यहाँ प्लस करके, प्लस लिखो या ना लिखो बात बराबर है। इट्स क्लियर। अब यहाँ जाते हैं, इसको भी ऐसे करना है, यहाँ लेके आए कितने प्लेस किसका है पॉइंट को 2 प्लेस, तो 10 की पावर क्या जाएगा 2 और प्लस कर देंगे, क्योंकि 500 को 5 के बराबर कैसे रखेंगे, अभी तो जब 5 को हम बड़ा करेंगे कैसे 10 की पावर 2 करके प्लस। अच्छा ये तो पहले से अपने आप में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर की फॉर्म में लिखा जाता है, ये तो ठीक लिखा हुआ है 6.00। अब क्या किया जाए भाई, तो क्या करते हैं 10 की पावर, अब क्या लिखें फिर, हमने कोई प्लेस किसका ही नहीं तो 0, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 2 की पावर 0 इट मींस 1, 3 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, तो 10 की पावर 0 भी 1 हुई, तो 1 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो यही तो आंसर आएगा। इट्स क्लियर, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। ओके, अब इसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर पता करने हैं, तो इससे पहले मैंने आपको रूल समझाया था, तो फिर से समझ लेते हैं। इसमें देखेंगे आप, ये जीरोज तो हैं लेकिन इससे पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो ये जीरोज काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, तो केवल कितने हैं 1 2, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इट्स क्लियर। यहाँ पर 0 है लेकिन 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में काउंट किया जाएगा। वेरी गुड, 1 2 3। इट्स क्लियर। नेक्स्ट 5005 4, ये भी समझ में आ गया होगा। इसको समझाता हूं मैं आपको, ध्यान देना है। यहाँ पे पॉइंट, इसके बारे में मैंने पहले नहीं बताया था, इसको बाद बताऊंगा, पहले और कर लेते हैं। यहाँ पे कितना है 500.0, तो जब कोई पहले नॉन जीरो डिजिट होती है उसके बाद 0 तो होते हैं वो काउंट होंगे, लेकिन उसी कंडीशन में काउंट होंगे जब उन 0 के बाद में कोई पॉइंट होगा। मतलब नॉन जीरो डिजिट जीरोस लग गए हमारे, अब वो जीरोस तभी सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे जब उनके बाद में कोई पॉइंट होगा। जैसे यहाँ पे 500.0, तो ये जो 2 जीरोस हैं ये काउंट होंगे, आल्सो ये 0 भी काउंट होगा, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इट्स क्लियर। और नेक्स्ट 6 क्वेश्चन में देखेंगे आप, जो 2 जीरोस हैं वो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में, ये तो काउंट होंगे ही, 1 2 3 4 5, टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं जीरोज हैं आफ्टर नॉन जीरो डिजिट, लेकिन इन जीरोज के बाद कोई पॉइंट लगा हुआ नहीं है लगा हुआ, इसलिए इन जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, और अब हम सिर्फ इन 3 को ही काउंट करेंगे, तो टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। इट्स क्लियर। तो आपको बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, कई बार यहाँ बच्चे कंफ्यूजन कर जाते हैं, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया था कि पॉइंट हम लगा भी सकते हैं, तो जब पॉइंट लगाएंगे तब इसे काउंट करेंगे, जब पॉइंट नहीं लगाएंगे तो इन्हें काउंट नहीं करेंगे। इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर में बदलना है, तो कैसे बदलते हैं,
कह रहा है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो यहां तक हमें आंसर लाना है, तो 1 और 6 को हटाना है। रूल क्या होता है कि जब हम 6 को हटाएंगे, 6 क्योंकि 5 से बड़ा है, तो एक नंबर आगे जुड़ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, ये 6 हटा, यहाँ 2 हो गया, 6 चलो यहाँ लिख देता हूँ हटाने से पहले, तो इसको 34.22 समझ लेना अभी, क्योंकि जब 6 हटाया तो चूंकि 5 से बड़ा था तो एक 1 यहाँ प्लस कर दिया तो 2 हो गया। अब इस 2 को भी हटाना है क्योंकि हमें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लाना है, इस 2 को लास्ट वाले को हटाना है, तो 2 चूंकि 5 से छोटा है, देयरफॉर इसको हटाने पे कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर यही आएगा, मतलब कुछ नहीं जोड़ना पड़ेगा आपको क्योंकि 5 से छोटा था, तो 34.2 दिस इज द आंसर। ओके, क्लियर हो गया होगा। इस वाले क्वेश्चन में आ जाइए, इसमें भी हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लाना है। अब लास्ट के 107 हटाना, तो जब 7 हटेगा तो रूल वही कहता है, जब 7 हटाएंगे आप 10.41 1 ऐड कर देंगे जीरो में, क्यों, क्योंकि 7 5 से बड़ा था। अब नाउ ये 1 हटाएंगे हम तो कुछ भी ऐड नहीं होगा अगले वाले में, वाई, बिकॉज ऑफ 5 से छोटा है 1, वो जो हटाया था वाला 1। अब अभी भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हुए, अब इस 1 को भी हटाएंगे तो 4 में क्या एक ऐड करेंगे, नहीं, क्योंकि 1 जो है 5 से छोटा था, इसलिए 4 में हम कोई एक नंबर ऐड नहीं करेंगे। इट्स क्लियर, तो दिस इज द आंसर। नाउ इन दिस केस, अब जो ये 2 जीरो जो आगे वाले हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते नहीं है, तो आंसर हमें ये 3 लेने हैं, यहां तक आना है, तो हमें 7 हटाना पड़ेगा। जब 7 हटाएंगे चूंकि उस 5 से बड़ा था तो एक ऐड हो जाएगा, जब एक ऐड होगा तो 9 में एक ऐड हो गया तो 10 हो गया, 10 हो गया तो 9 की जगह तो 0 आ गया, 5 में वो 1 जुड़ जाएगा क्योंकि एक ऐड हुआ था ना, तो 9 में 1 10, फिर वो 1 जो है 5 में ऐड हो जाएगा तो 460, तो सॉरी इसको इस तरह से लिखेंगे 0.0460। इट्स क्लियर। अच्छा, अब इस वाले केस में थोड़ा सा आपको समझना है कैसे इसको हटाया जाए, तो सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना, क्यों, क्योंकि इसमें पॉइंट्स नहीं लगा है, तो पॉइंट नहीं लगा तो इसको पहले पॉइंट में चेंज करना, तो 2.808 इंटू 10 की पावर, बताइए, अभी बताया था मैंने, क्योंकि मैंने कहा पॉइंट लास्ट में होता है, कितने प्लेस आगे ले गए, 3 प्लेस आगे ले गए, तो वहां 3 कर देंगे। अब क्योंकि ये 2808 था, ये 2.8 आ रहा है, तो ये तो दोनों बराबर हो नहीं सकते, तो पॉजिटिव करना पड़ेगा तभी ये बराबर हो पाएगा। इट्स क्लियर। अच्छा, अब इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लाना, मतलब यहां तक आंसर लाना है, तो ये 8 हटाएंगे, जब ये 8 हटाएंगे आप, अब क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा जीरो की जगह पर, यहाँ 1 हो गया। इट्स क्लियर, तो दिस इज द आंसर। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आंसर आएगा, 2810, दिस इज द आंसर। इट्स क्लियर, ओके। और वैसे क्या करते हैं बच्चे, जनरली गलती क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ये 8 को हटाते, कहते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो लाना है हमने, 8 हटाया तो यहाँ 1 जोड़ देना है, तो क्या 2808 281 के क्या बराबर होता, लगभग बराबर नहीं हो रहा है, 281 बहुत छोटा है और 2000, तो देयरफॉर ये गलत तरीका था, ये हटा दिया तभी है जब हम डेसिमल के बाद वालों को ही हटाया जाता है, राउंडिंग ऑफ डेसिमल के बाद वाले नंबर्स की जाती है, ना कि होल नंबर्स की, ये होल नंबर्स वाले हैं, इसमें डेसिमल है ही नहीं, तो जब तक डेसिमल में नहीं होगा आप राउंडिंग ऑफ नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने इसे पहले साइंटिफिक नोटेशन बदला, देन उसके बाद वो आंसर लिखा। इट्स क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड व्हेन डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड, मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ डाई ऑक्सीजन दे रखा है आपको अलग अलग एक्सपेरिमेंट में, 14 ग्राम डाई नाइट्रोजन 16 ग्राम O2 के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाती है, 14 ग्राम नाइट्रोजन 32 ग्राम ऑफ O2 के साथ रिएक्शन करके दूसरा कोई कंपाउंड बनाती है, ऐसे ही तीसरा चौथा, तो 4 तरीके कंपाउंड बने जिसमें अलग अलग नाइट्रोजन के वेट और ऑक्सीजन के वेट अलग अलग दे रही है। ओके, अब आप जनरल क्या करेंगे, जब 2 एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो हमने एक लॉ पढ़ा है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जब 2 एलिमेंट कंबाइन करके अलग अलग तरीके के कंपाउंड बनाते हैं, और उन कंपाउंड में क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर देंगे, फिर दूसरे एलिमेंट के जो मास है उसमें रेशियो चेक करते हैं, अगर वो रेशियो सिंपल होल नंबर आता है तो उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, पहले इसका स्टेटमेंट देख लीजिए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड्स, the masses of one element that combined with a fixed mass of other element are in the ratio of small whole numbers। चलिए समझाता हूं, हम क्या कर रहे हैं कि आप देखेंगे नाइट्रोजन का मास 14 14 28 28 है, तो इसको हमने फिक्स कर देना है, तो या तो 14 कर लीजिए या 28, तो जनरलाइज्ड हम इसको 2 से अगर मल्टीपल करेंगे तो इसको भी 2 से ही करना पड़ेगा, इसको भी 2 से मल्टीपल करेंगे, इसको 2 से, इससे क्या होगा, सारा मास नाइट्रोजन का 28 हो जाएगा। तो जब नाइट्रोजन का मास पहले में भी 28 हुआ, दूसरे में भी 28, तीसरे में भी 28, चौथे में भी 28,
इन दोनों में तो हमने करा 2 से मल्टीप्लाई, तो ऑक्सीजन का मास हो गया 32, ओके। अच्छा, इस केस में 2 से अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से यहाँ भी करेंगे तो 64, हियर 32 ही रहेगा क्योंकि यहाँ कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ 80 रहेगा, ओके। हमने नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर दिया। अब O2 के मास में हम रेशियो चेक करेंगे। तो O2 का मास में हमने रेशियो लिया, क्या रेशियो है 32 रेशियो डिवाइड 64 रेशियो 32 रेशियो 80। अब कॉमन किससे इसको डिवाइड किया जाए जो सब कट जाए, तो हम 16 से इसको डिवाइड करें तो 16 2 जा 32, 16 4 जा 64, 16 2 जा 32, 16 5 जा 80। तो आप देख रहे हैं अब इससे फर्दर 5 को आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे, बाकी इनको तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम 2 से तभी करेंगे जब ये भी डिवाइड होता है, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा, देयरफॉर इसको आप ऐसे ही रहने देंगे। तो आप देख रहे हैं ये सिंपल होल नंबर्स हैं, तो ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो आया वो सिंपल होल नंबर रेशियो आया ऑक्सीजन के मास का। किसका मास को फिक्स कर दिया था आपने, नाइट्रोजन के। तो ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। इट्स क्लियर कि एक के मास को फिक्स कर दो, दूसरे के मास में रेशियो चेक करो, अगर वो होल नंबर रेशियो आता है सिंपल होल नंबर रेशियो, तब ये जो दोनों एलिमेंट हैं वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं। इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रिएक्शन A plus B2 equal to AB2 identified the limiting reagent if any in 300 atom of A plus 200 molecule of B। अच्छा, अलग अलग आपको A के और B के पार्टिकल्स दे रखे हैं मोल्स में और मॉलिक्यूल्स में एंड एटम्स में। अब आपको पता क्या करना है, ए और बी में कौन लिमिटिंग रीजेंट है, ओके। तो इसे करने से पहले आप जनरल आप उस इक्वेशन को देखिए, A प्लस B2 इक्वल टू AB2। यहां पहले क्या ये बैलेंस है, तो चेक करते हैं, ये बैलेंस निकली क्योंकि एक A 1A 2B 2B, ओके, ये बैलेंस है। देन आफ्टर हम क्या लिखेंगे, जब बैलेंस इक्वेशन हो जाती है उसके बाद, क्योंकि ए और बी दो रिएक्टेंट हैं, इनमें से ही कोई एक रिएक्टेंट लिमिटिंग है, कोई एक एक्सेस में है, ओके। तो हमने क्या करा, अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन, इसका कुछ नहीं तो क्या बोलेंगे 1 मोल ऑफ ए कंप्लीटली रिएक्ट विद, इसके आगे भी कुछ नहीं है तो कितना बोलेंगे 1 मोल ऑफ B2। 1 मोल ऑफ ए कंप्लीटली रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ B2, कब, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब बैलेंस होगी तब 1 मोल ए 1 मोल B2 से रिएक्ट करेगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया होगा। अब 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, तो जनरली ये एवोगाड्रो ने बताया था 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं 1 मोल में। अब चूंकि ए एटम है, अकेला है तो एटम है, तो एटम लगी इसकी यूनिट, तो 6.022 × 10⁻23 एटम ऑफ ए कंप्लीटली रिएक्ट विद, इसके भी 1 मोल को हमने पार्टिकल बदल दिया 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ B2, क्योंकि B2 क्या है, मॉलिक्यूल है। B2 कौन है, मॉलिक्यूल है। समझ में आ गया। तो 6.022 × 10⁻23 एटम ऑफ A completely react with 6.022 × 10⁻23 molecule of B2. It means 1 atom of A completely react with 1 molecule of B2। अगर आप 6.022 × 10⁻23 से यहाँ भी डिवाइड करोगे, यहाँ भी डिवाइड करोगे, तो आंसर क्या आएगा 1, और यहाँ भी 1। बात समझ में आ गई। अब ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, 1 मोल A कितने से रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल ऑफ B2 से कंप्लीटली। एक एटम ऑफ A कितने से रिएक्ट कर रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ B से या B2 से, ठीक हो गया। अब सवालों पे ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन, 300 एटम ऑफ ए दे रखे हैं और 200 मॉलिक्यूल ऑफ बी। तो आप पहले पार्ट को ध्यान रखिएगा, दूसरा अपने आप निकलेगा, देखना कैसे। अब ये एटम की केस है, तो आप यहाँ एटम वाले में ध्यान देंगे। तो 1 एटम ऑफ ए कितने से रिएक्ट करता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी से। तो 300 एटम ऑफ ए कितने से रिएक्ट करेंगे, जब एक से करेगा तो 300 कितने से करेंगे, 300 से करेंगे। तो इसका मतलब 300 एटम ऑफ ए कंप्लीटली रिएक्ट विद 300 मॉलिक्यूल ऑफ बी। तो 300 एटम ऑफ ए कंप्लीटली रिएक्ट विद 300 मॉलिक्यूल ऑफ बी, बट बी तो कम दिया है ना, चाहिए कितने थे 300 मॉलिक्यूल, है कितने 200 मॉलिक्यूल्स, दैट इज कम क्वांटिटी में, तो लिमिटिंग कौन, बी। समझ में आ गया। अब ऐसे ही दूसरे को समझाते हैं और क्लियर होगा। अब ये मोल की टर्म्स में तो यहां जाएंगे, 1 मोल ऑफ ए कंप्लीटली रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ B2, Therefore 2 मोल ऑफ कितने से रिएक्ट करेंगे, जब 1 मोल 1 से करेगा तो 2 मोल से, तो 2 मोल ऑफ A शुड बी रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ B, बट यहाँ कितने हैं 3 मोल, तो इसका मतलब B एक्सेस में आ गया, चाहिए थे 2 मोल्स, लेकिन कितने मोल आ गए 3 मोल्स, तो ये एक्सेस में, जब ये एक्सेस में है तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, लिमिटिंग। इट्स क्लियर। तो अब इस केस में A हो गया हमारा लिमिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी आराम से हो जाएगा, 1 एटम ऑफ A 1 मॉलिक्यूल ऑफ B, तो 100 एटम ऑफ A 100 मॉलिक्यूल ऑफ B। अरे यहाँ तो सब बराबर है, इसका मतलब इसमें कोई ना एक्सेस में है ना कम क्वांटिटी में लिमिटिंग है, देयरफॉर
neither A nor B are limiting. ओके यहाँ कोई भी लिमिटिंग नहीं है। कौन से केस में? तीसरे केस में नो लिमिटिंग, यहाँ नो कर देना, नो लिमिटिंग रिजल्ट। ओके नो लिमिटिंग रिजल्ट, ये तीसरे का आंसर है। अब आ जाते हैं चौथे में। अब तो समझ में आइडिया होगा, 1 मोल ऑफ ए 1 मोल ऑफ B2 से, तो 5 मोल ऑफ ए 5 मोल ऑफ B2 कितने दे रखे? 2.5 मोल। तो चाहिए था हमें कितने? 5 मोल ऑफ B। तो इसका मतलब B कम क्वांटिटी में है, तो B लिमिटिंग हो गया। अगले में आ जाएंगे 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ B2, तो 2.5 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 2.5 मोल ऑफ B2, तो 2.5 के साथ तो ये एक्सेस में आ गया, ज्यादा है ना, तो ये अपने आप लिमिटिंग हो जाएगा। इट्स क्लियर? तो आपको लिमिटिंग रीजेंट समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर 0.50 मोल Na2CO3 एंड 0.50 m Na2CO3 डिफरेंट। तो 0.50 मोल Na2CO3 का मतलब है ये 0.50 मोल Na2CO3 की क्वांटिटी है। ओके, तो दैट इज हम ये कह सकते हैं कि 0.50 मोल Na2CO3 रिप्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ Na2CO3। अब चाहे उसको ग्राम में आप चेंज कर लो, चाहे उसको पार्टिकल्स में चेंज कर लो, चाहे उसको वॉल्यूम में चेंज कर लो, आप जानते हैं मोल्स को आप इन तीनों चीजों में चेंज कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें किसको रिप्रेजेंट कर रही है? क्वांटिटी ऑफ Na2CO3। ओके, जनरल क्वांटिटी। अब 0.50 कैपिटल M का मतलब क्या है? जब कैपिटल M किसी के साथ यूनिट में लिख दिया जाता है तो इसका अर्थ होता है मोल्स पर लीटर, अर्थात मोलेरिटी। दैट इज हम ये कह सकते हैं कि 0.50 मोल सॉरी 0.50 m रिप्रेजेंट्स मोलेरिटी ऑफ Na2CO3 सॉल्यूशन। इसको और क्लियरिफाई करते हैं, दैट इज 0.50 मोल ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, मतलब जो 0.50 कैपिटल M है ये Na2CO3 के सॉल्यूशन में मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 1 लीटर होना चाहिए। तो उस समय जो मोल्स होंगे डिसॉल्व Na2CO3 के वो 0.50 मोल्स होंगे। इट्स क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 5 वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सीजन गैस, 10 वॉल्यूम H2 के 5 वॉल्यूम O2 के, हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर्स वुड बी प्रोड्यूस। तो ये गैस, ये भी गैस और ये वेपर, इट मींस ये भी गैस। जब सभी गैस होंगी तब इसमें गैलुसैक्स का लॉ यूज होता है। अब उसको जनरल समझते हैं कैसे। इसका है कुछ नहीं तो क्या बोला जाएगा? 1 मोल। इसका है कितना? हाफ, तो हाफ मोल। इसका है कुछ नहीं तो 1 मोल। इट मींस 1 मोल ऑफ H2 completely react with half mole of O2 and gives 1 mole of H2O। ये ध्यान रखना है कि इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, तब आप इस बात को कह सकते हैं। अब 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है? हम जानते हैं 22.4 लीटर एट STP। तो 22.4 लीटर ऑफ H2 completely react with 22.4 upon 2 मतलब 11.2 लीटर ऑफ O2 and gives 22.4 लीटर ऑफ H2, क्योंकि 1 मोल को हमने चेंज करा इसमें वॉल्यूम में, 22.4 लीटर के बराबर होता है एक मोल। ओके, अब इसको जनरलाइज करते हैं, 22.4 से डिवाइड कर दो तो 1 लीटर ऑफ H2 यहाँ क्या आएगा? हाफ लीटर ऑफ O2 से रिएक्ट करता है और 1 लीटर ऑफ H2O देता है। इट्स क्लियर? ये 22.4 से आपने डिवाइड किया। अब इस 1 लीटर को हम चेंज कर देते हैं वॉल्यूम से, दैट इज 1 वॉल्यूम ऑफ H2 कंप्लीटली रिएक्ट विद हाफ वॉल्यूम ऑफ O2 गिव्स 1 वॉल्यूम ऑफ H2O। इट्स क्लियर? तो इसका जहां मोल्स का जो रिलेशन होता है वही वॉल्यूम में रिलेशन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 1 मोल H2 है तो यहाँ 1 वॉल्यूम ऑफ H2, यहाँ हाफ मोल ऑफ O2 था, यहाँ हाफ वॉल्यूम ऑफ O2 गिव्स 1 मोल ऑफ H2O, तो 1 वॉल्यूम ऑफ H2। तो जनरलाइज आप इस दो को याद कर सकते हैं, ये ना भी याद कर पाए तो ठीक। तो जब 1 वॉल्यूम ऑफ H2 हाफ वॉल्यूम ऑफ O2 से रिएक्ट करके 1 वॉल्यूम ऑफ H2O देता है। अब क्वेश्चन में 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन, तो हमें यहाँ 10 करना है, तो क्या करेंगे? हम पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम 5 वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सीजन नहीं रखेंगे, हम सिर्फ 10 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप रिलेशन आएगा। तो 10 वॉल्यूम ऑफ H2, ये 10/2 का मतलब क्या हो गया? 5। तो 5 वॉल्यूम ऑफ O2, ये ना 5 वॉल्यूम ऑफ O2 से कंप्लीटली रिएक्ट करता है, क्या बनाता है? 10 वॉल्यूम ऑफ H2O। तो दिस इज द आंसर। ये तो आंसर चाहिए कि 10 वॉल्यूम डाइहाइड्रोजन 5 वॉल्यूम ऑफ O2 से रिएक्ट करता है, क्या बनाएगा? कितना वाटर बनाएगा? तो 10 वॉल्यूम ऑफ H2O। इट्स क्लियर? तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सॉरी, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट्स। इन्हें बेसिक यूनिट्स में चेंज करना है। तो हम जनरली SI यूनिट की यूज करते हैं जिसमें लेंथ को मीटर में और मास को किलोग्राम में मेजर किया जाता है। तो आप यहाँ पिकोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो हम जानते हैं
कि एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -12 मीटर। लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे 2.87 कर देंगे। अब जब हम जानते हैं पॉइंट इधर को लिया जाता है, मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन में आपको समझाया था, तो 10 की पावर बढ़ जाएगी तो हम यहाँ पे 10 की पावर +1 करेंगे तो -12 और +1 क्या हो जाएगा, -11, क्योंकि -12 और +1 करेंगे तो एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -11 आएगा। ऐसे ही यहाँ भी करेंगे तो 15.15 पिकोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 10 की पावर -12 मीटर लिखा जाएगा और फिर इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लाएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -11। हमेशा याद रखना है कि जो आंसर दिया जाएगा वो साइंटिफिक नोटेशन में दिया जाएगा। आप इस मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज करिए तो आप जानते हैं 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 10 की पावर 6 मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, 10 की पावर -6 मिलीग्राम। तो आप यहाँ क्या करेंगे 25365 इंटू 10 की पावर -6 किलोग्राम कर देंगे। ओके, क्योंकि 1 मिलीग्राम में 10 की पावर -6 किलोग्राम होते हैं। नाउ अब आप क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे 1 2 3 4 तो 2.5365 लिखेंगे। अब चूंकि 4 प्लेस आगे आपने डेसिमल लाए हैं तो 10 की पावर 4 हो जाएगा वो, और 10 की पावर 4 और 10 की पावर -6 को जब ऐड करेंगे तो 10 की पावर -2 आएगा। दिस इज द किलोग्राम यूनिट। ये हमारा मीटर, ये भी मीटर में। तो ये हमारे एसआई सिस्टम या एमके सिस्टम में आंसर आ गया। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। अगर आपको लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो सबसे पहले आप इन्हें मोल्स में चेंज करते हैं, क्योंकि एक मोल में हम जानते हैं कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल, जिसे आप एवोगैड्रो संख्या कहते हैं या एवोगैड्रो नंबर। तो अब इसको मोल में चेंज करेंगे तो जनरलाइज्ड है, जब आप मोल में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड बाय उसके मास। तो इसका जो एटॉमिक मास है Au का 197 होता है, तो गिवन वेट अपॉन उस एटॉमिक मास तो मोल्स हो गए। तो ये मोल्स किसके हैं, Au के हैं। ओके, ऐसे ही आप सोडियम के मोल्स चेंज करेंगे तो सोडियम का मास कितना होता है 23, तो ये मोल्स हो गए किसके, सोडियम के। सिमिलरली लिथियम का होता है 6.9 के आसपास, लगभग 7 आएगा, तो 7 एटॉमिक मास से उसे डिवाइड किया तो ये मोल्स आ गए किसके, लिथियम के। क्लोरीन का होता है 35.5 ग्राम, तो 2 क्लोरीन है तो डिवाइड तो कितना 71 से डिवाइड करेंगे, ये मोल्स आ गए किसके, क्लोरीन के। अब चूंकि ये तो एटम है, ये मॉलिक्यूल है, तो चूंकि हमें एटम्स पता करने हैं तो इस मॉलिक्यूल्स में एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो आप क्या करेंगे, या यहाँ कह सकते हो 1/71 मोल Cl2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2/71, या जनरल आप इसे क्या लिख सकते हैं 1/35.5 इसके मोल्स ऑफ Cl। ठीक, तो आपने सबके मोल्स निकाल लिए। अब आप देखेंगे ज्यादा मोल्स किसके हैं, तो आप जानते हैं अगर डिवीजन में वैल्यू ज्यादा है नीचे तो वो वैल्यू कम हो जाएगी, 1 टोटल अगर कैलकुलेट करेंगे तो कम आएगा। तो आप देखें 197 सबसे ज्यादा है तो सबसे कम होगा। तो अब जिसका डिवीजन में नीचे डिनोमिनेटर कम होगा, तो डिनोमिनेटर सबसे कम किसका है, लिथियम वाले केस में 7 है, तो 1/7 की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा मोल्स है किसके पास, लिथियम के पास। तो जिसके पास ज्यादा मोल्स होंगे उसके पास ज्यादा पार्टिकल्स, ज्यादा एटम्स। तो सबसे ज्यादा एटम्स किसके पास हैं, लिथियम के पास। मैक्सिमम एटम्स, ठीक है, तो मैक्सिमम एटम आ गए हमारे लिथियम में। इट्स क्लियर, तो आंसर हो गया 1 ग्राम लिथियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मास ऑफ 112 कार्बन एटम इन ग्राम। 1 एटम ऑफ कार्बन का जो मास होता है 12 AMU होता है, या इसको आप U कहते हैं, यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट। ओके, लेकिन वो पूछा ग्राम में है मास, हमारे पास तो AMU में है ना। तो आप जानते हैं इस बात को भी कि 1 AMU या 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। 1 AMU इतने के हमारा बराबर होता है, तो 12 AMU कितने के बराबर होगा, 12 से मल्टीप्लाई जाएगा, तो ये हमारा ग्राम में आ जाएगा आंसर। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम, ये आंसर आएगा। तो फिर से समझा देता हूँ, एक कार्बन एटम का मास होता है 12 AMU और 1 AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम की।
तो 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ये 8 mu है, तो 12 mu कितने के बराबर होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर क्या आएगा 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The next question is calculate the molarity of a solution of ethanol in water in which the mole fraction of ethanol is 0.040. Assume the density of water to be 1. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको मोलरिटी निकालनी है इथेनॉल सॉल्यूशन की और इथेनॉल का हमें मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो मोलरिटी क्वेश्चन मार्क मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एक्स इथेनॉल भी कह सकते हैं, और चूंकि इथेनॉल का सॉल्यूशन है देयरफॉर इथेनॉल एज ए सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा, तो इसको एक्स बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं जो मैंने यहाँ कर रखा है। तो एक्स इथेनॉल इक्वल टू 0.040, इसे हम एक्स बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, बी मतलब सॉल्यूट। अच्छा, मोलरिटी हम जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एनबी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक, अब क्या मानते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर तो दो ही चीज दे रखी है और तीसरा हमको दे रखा है डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1, वाटर की डेंसिटी 1 दे रखी है। तो जनरली अब हमारे पास चूंकि वॉल्यूम तो दे नहीं रखा है तो हम उसको 1 लीटर मान लेते हैं। सपोज कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर। अब चूंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बहुत कम है, 0.0 में है, इट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज सॉल्यूट बहुत कम है, इसका मतलब सारा का सारा क्या माना जाएगा, सॉल्वेंट। तो देयरफॉर जो वॉल्यूम है 1 लीटर, उसमें मोस्ट ऑफ द परसेंटेज किसका है, सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट कौन है, वाटर। तो ऑलमोस्ट ये जो वॉल्यूम है वाटर का माना जाएगा। तो 1 लीटर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ओके, अच्छा हम जानते हैं 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और डेंसिटी आपको वाटर की दे रखी है, कितनी है, यूनिट, दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप इससे मास ऑफ वाटर या वेट ऑफ वाटर निकालेंगे, WA। क्या फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी दिस 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मल्टीप्लाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम से कर देंगे। तो अब इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1000 ग्राम, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, 1000 ग्राम आएगा। ओके, तो दिस इज द मास ऑफ वाटर, WA। सॉल्वेंट को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो WA इक्वल टू 1000 ग्राम। अच्छा, अब हमारे को पता है कि मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, उसके बाद आप इधर आएंगे। मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स को आप ऐड कर देंगे नीचे। अब मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.040, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं दे रखा, सिर्फ सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, अब चूंकि सॉल्वेंट का मास आपने WA निकाल लिया है, वाटर है ना, तो मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के लिए गिवन वेट कितना है, 1000 ग्राम है WA, और M है मोलर मास कितना होता है वाटर का, H2O का 18 ग्राम। ओके, तो 18 से डिवाइड कर दिया 1000 को, तो ये आ गया हमारा Na निकल आएगा। NB अभी हमें पता ही नहीं है, ये निकालना है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो NB डिवाइड बाय ऐसे 1000 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 55.5 आ जाएगा प्लस NB। ओके, देन उसके बाद आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 55.5 इंटू 0.040 एंड प्लस NB 0.040। ठीक, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया, इक्वल टू NB आ जाएगा। इट्स क्लियर नाउ। अगर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 55.5 इंटू 0.040 का मल्टीप्लाई है 2.22, और इसको आप उधर सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो इन दोनों का जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.96 NB। ओके, तो अब NB की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2.22 को 0.96 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ किया मैंने, तो 2.314 आ गया NB। NB मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज इथेनॉल। अब आप इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप कहाँ रख देंगे, इस मोलरिटी वाली एक्सप्रेशन में। तो NB आपका 2.314 है, वो यहाँ रखा आपने, देखिए रख दिया। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने कितना मान लिया था, 1 लीटर, तो 1 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा किसमें होना चाहिए, लीटर में। जब आप मोलरिटी निकालते हैं तो 1 से डिवाइड किया, तो आंसर आया 2.314 मोलरिटी, कैपिटल M। ओके, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। अब ये कैलकुलेशन 3 तरीके की हमारे पास कैलकुलेशन दे रखी है, पूछा है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक इसका आंसर होना चाहिए। तो आपने अगर रूल पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो मैं समझा देता हूँ। डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन के केस में, किसका कहा मैंने, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन के केस में जो आंसर होना चाहिए वो उस नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर होने चाहिए जिस नंबर के पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। तो चलिए समझते हैं, इस नंबर के पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, इसके पास 4 है, इधर 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर,
तो इसके पास 4 थे, इसके पास 5 थे, इसके पास कितने 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 4 5 3, तो 3 अब तक छोटा आया है। 0.5785 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस नंबर के पास है? 0.112 के पास। कितने हैं? 3। देयरफॉर जब इनको आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, जो आंसर आप देंगे वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक देंगे। ओके, इट्स क्लियर। अच्छा, अब ये भी मल्टीप्लीकेशन में आ गया। अब जो 5 है, वैसे तो इसके पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर होता है, लेकिन इसके सिग्निफिकेंट फिगर को हम बढ़ा सकते हो। 5 को 5.0 कहेंगे तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 5.00 कहेंगे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 5.000 कहेंगे तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 5.0000 करेंगे तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इट मींस 5 के सिग्निफिकेंट फिगर, जो जिसके पास पॉइंट नहीं लगा होता है और नॉन जीरो होता है नंबर, उसके सिग्निफिकेंट नंबर कुछ भी हो सकते हैं। अब दूसरे वाले केस में देखते हैं 5.364, इसके पास कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जो आंसर आप देंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक देंगे, क्योंकि यहाँ लीस्ट का कोई मतलब नहीं बन पाता, इसमें कुछ भी हो सकता है, 1b 2b 3b 4b। ओके, तो हम इस के अकॉर्डिंग आंसर देंगे, तो कितना आएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर होना चाहिए। इट्स क्लियर। तो ये तो था मल्टीपल और डिवीजन का रूल। क्या रूल था? कि उस नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देंगे जिस नंबर के पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ओके, अब जब डिवीजन अब जब सब्ट्रैक्शन और एडिशन की बात होती है, तो उस केस में रूल दूसरा हो जाता है। उसमें कहता है कि आफ्टर डेसिमल, क्या कहा? आफ्टर डेसिमल जिसके पास लीस्ट डिजिट्स होंगे, यहां सिग्निफिकेंट फिगर की बात नहीं आई, लीस्ट डिजिट्स होंगे जिसके पास, उतने तक ही आप आंसर देंगे, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर तक का आंसर देंगे। तो बात समझना, यहाँ पे कितने हैं देखेंगे, जैसे 1 2 3 4, 4 डिजिट्स, हेयर आल्सो 4 डिजिट्स, हेयर आल्सो 4 डिजिट्स। तो लिस्ट तो सबके पास 4 4 4 है, तो 4 तक ही आंसर देंगे। तो ओके, तो यहाँ पे आपके जो आंसर आएंगे 4 डिजिट्स तक आएंगे, या 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसके पास। इट्स क्लियर। चलिए, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब 52 मोल्स ऑफ आर्गन है आपके पास, इस पे कितने एटम्स होंगे? तो आप जानते हैं 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 into 10⁻23। तो 52 मोल्स में कितने होंगे? तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इसका जो मल्टीप्लीकेशन का आंसर आएगा वो आएगा 3.13144 into 10⁻25 एटम्स ऑफ हीलियम। ओके, सॉरी, आर्गन। अगला है 52 U ऑफ हीलियम। अब यहां U दे रखा है मास, तो ध्यान रखना जब भी यूनिफाइड मास हो तो हम जो एटम का मास लेते हैं वो यूनिफाइड में ही रहेंगे। तो जनरली हम जानते हैं हीलियम के एक एटम का मास होता है 4U, ये एक एटम का मास है 4U। तो इतने मास 52U में कितने एटम होंगे? भाई एक एटम का 4 है, 52U में कितने होंगे? तो डिवाइड कर दो, तो 52 को डिवाइड कर दो 4 से, तो कितना आएगा? 13 एटम्स ऑफ हीलियम। इट्स क्लियर। ये U वाले केस में था। अब नेक्स्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग आ गया और थोड़ा सा बढ़िया आया है। 52 ग्राम ऑफ हीलियम दिया है। अब हीलियम का मास जब मैं बोलूंगा तो आप 4U बताते हैं, एटॉमिक मास, और अगर मैं 4 ग्राम गलती से लगा दूं तो वो 1 मोल हीलियम का मास होता है, इसे मोलर मास कहते हैं। तो जब मैं पूछूंगा आपसे मोलर मास ऑफ हीलियम तो आप बोलेंगे 4 ग्राम, और जब मैं पूछूंगा मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम तो 4U, तब आप ग्राम नहीं बोलेंगे। तो 4 ग्राम हुआ 1 मोल का मास, मोलर मास मतलब 1 मोल का मास। तो 52 ग्राम में कितने मोल्स होंगे? भाई 1 मोल का 4 ग्राम है, तो 52 ग्राम में कितने होंगे? वही डिवाइड कर दो, 52 डिवाइड बाय 4 कितना आया? 13। क्या आएगा? ये मोल्स आएगा। क्यों? क्योंकि वो 1 मोल का मास था 4 ग्राम, तो इतने मोल्स होंगे इस समय 52 ग्राम ऑफ हीलियम में। कितने? 13 मोल्स। अब 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? ये आपको मैंने बताया था, एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10⁻23। तो 13 मोल्स में कितने होंगे? तो 13 into 6.022 into 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम। तो इनका मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 7.8266 into 10⁻24 एटम्स ऑफ हीलियम। 7.8266। ओके, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगला जो वीडियो हम लेके आएंगे वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के एक्सरसाइज क्वेश्चंस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का होगा। ओके, थैंक यू।